चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलो। आयुष, ध्यान से सुनो। हाँ सर। रुको रुको रुको, ध्यान से बोलो, ध्यान से सुनो। सब लोग क्वेश्चन लिखता जाएंगे, सब लोग क्वेश्चन लिखते जाएंगे अपनी कॉपी के ऊपर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे, मैं सिर्फ डेटा लिखूंगा। ध्यान सुनना, सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे, मैं डेटा लिखूंगा। यू हैव टू राइट डाउन क्वेश्चन विद स्टेटमेंट। मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट भी लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो बोलो आयुष। द प्लांट ऑफ केमिकल कंपनी धीरे हैज धीरे धीरे है ना, यहाँ तक बोलो। द प्लांट ऑफ, ऐसे करके एक एक लाइन बोलो ताकि लोग लिख पाए। ठीक है, चलो बोलो। द प्लांट ऑफ केमिकल कंपनी द प्लांट, मैं नहीं लिख देता हूँ। द प्लांट ऑफ ए केमिकल कंपनी। डिस्प्ले पे दिख रहा है सब लोगों को? हाँ यस सर। सर हाँ, आगे बोलो आयुष। वर्थ ऑफ रुपीज 50 लाख वर्थ ऑफ आर एस 50 लाख। हाँ बोलो। एंड द एस्टिमेट सैल्वेज वैल्यू एंड सेल्वेज वैल्यू ऑफ 2 lakhs 12। ठीक है, गॉट इट। इन अ सर्विस लाइफ ऑफ 8 years। हाँ जी बोलो। सर नंबर 1 करके है अभी। हाँ, नंबर 1 बोलो। गिवन अ गिवन अ चॉइस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन पूरा बोलो। given a choice between straight line and decline balance method of depreciation, which method would you recommend to save tax and why? ठीक है, टैक्स और वाई। ठीक है, एसएलएम और डीबीएम। गुड, ठीक है। फॉर टैक्स सेविंग है ना। कौन सा यूज करोगे फॉर टैक्स सेविंग के लिए? ये हम आज पढ़ते हैं, वैसे कोई बात नहीं। चलो सेकंड बात बोलो। Estimate the book value of plant and the end of 4 year for each of the two method of depreciation. ठीक है, डीबीएम से बी4 निकालनी है एंड एसएलएम से भी निकालनी है। गुड ना, ठीक है। हाँ सर, इतना ही क्वेश्चन। चलो, हाँ जी, क्वेश्चन रीड करो फिर मैं कराता हूँ। तो क्वेश्चन गेट का तो नहीं है? सर गेट का ही है, कौन सी रखा है? 1992 का। हाँ, इसलिए मेरे को याद नहीं है। बाकी 2000 से लेकर सारे क्वेश्चन मुझे याद है। ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने कल आपको इंटरेस्ट पढ़ा दिया था। इंटरेस्ट पढ़ा दिया था, फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वो आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ चीजें लिखवा देता हूँ जो काम आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत छोटी सी चीज थी। हाँ ना, उसमें कोई नया कुछ था ही नहीं। समझे बच्चों? तो स्टार्ट करें फिर। हाँ सर। इस क्वेश्चन से करने से पहले देखो, सबसे पहले लिखो। ये मैं बाद में करा था, लेकिन पहले तुमने डिस्कस कर तो कर लेता हूँ। अच्छा बताओ, कोई भी इंसान टैक्स किस चीज पे देता है? अगर आपको टैक्स पे करना गवर्नमेंट, तो किस पे करोगे? अपनी इनकम पे, अपने खर्चों पे, या अपनी सेविंग पे? अपने खर्चों पे सर। खर्चों पे टैक्स पे करते हो, वो तो वो वाला टैक्स है, अपने जीएसटी। इनकम पे। इनकम पे भी नहीं करते, हम सेविंग पे करते हैं। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। भाई तुमने 50,000, तुम्हारी सैलरी मतलब 50,000 रुपए है, तुमने 10, 20, 30 हजार रुपए खाने पीने में खर्च कर दिए, तो तुम्हारी जो एनुअल इनकम हो गई, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी एनुअल सेविंग बची, जिसपे तुम टैक्स पे करोगे, जिसपे तुम टैक्स, मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझो, मैं दोबारा बताता हूँ। इधर देखना कि आपको आपको एक कार को बनाने में, ध्यान सुनना, आपको एक कार को बनाने में 5 लाख रुपए लगे। 5 लाख रुपए लगे एक कार को बनाने में। ये आपका क्या है, इनकम है एक्सपेंस है? ही बताओ, बनाने में जो खर्चा लगा। एक्सपेंस। एक्सपेंस हो गया। और कार को जो आपने सेल किया वो आपकी इनकम हुई। तो ये कार मान लो आपने सेव कर दी 7 लाख, ये आपकी क्या हो गई? बोलो, इनकम। हाँ सर। तो गवर्नमेंट को पैसा आप अपनी इनकम पे दोगे क्या एक्सपेंस पे दोगे, क्या दोनों के डिफरेंस पे दोगे? बताओ, बोलो, अरे बोलो भाई। दोनों के डिफरेंस से। डिफरेंस पे दोगे। भले आप बोलोगे कि हाँ सर मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा 5 लाख का खर्चा आया है। भले ही मैंने इसे 7 लाख में बेचा, मैं ध्यान सुनना, कि इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा 5 लाख का खर्चा है, मैंने इसे 7 लाख में बेचा है, तो मैं आपको जो टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट को, वो 2 ही लाख पे तो करूँ। भाई सीधी सी बात है, आप 7 लाख पे क्यों करोगे? क्योंकि 7 लाख आपने इस हाथ से लिए इधर को, और ये इधर को चले गए, वर्कर्स को, प्रोडक्शन को, सब चले गए। ये आपके हाथ में कितने पैसे बचे? कितने पैसे बचे? सिर्फ 2 लाख। ये सुनो, हाँ सर।
मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कार आपने 5 लाख में बनाई 7 लाख में बेची, तो उससे आपको फायदा कितना हुआ? फायदा कितना हुआ आयुष? 2 लाख का सर। 2 लाख। तो गवर्नमेंट को उसी पे तो टैक्स पे करोगे। अगर तुम बोल दो कि भाई मैं टैक्स तो 7 लाख पे दूंगा, तो तुम बिल्कुल एकदम वो वाला काम हो गया, बिल्कुल बर्बादी वाला काम हो गया ना। भाई आपने कमाई तो 2 ही लाख ना, तो 2 लाख पे तो टैक्स दोगे, चाहे 10% हो चाहे 20% हो। जितने आपके खाते में आपकी जेब में आए टैक्स तो उस पर पे करोगे। क्या 7 लाख आपकी जेब में आए क्या? नहीं ना। 5 लाख तो नहीं चले सर। गए ना। तो आपकी जेब में कितने पैसे आए? 2 लाख। तो हमेशा टैक्स किस पे देते हैं? सेविंग पे टैक्स देते हैं। हमेशा क्या टैक्स किस पे देते हैं? सेविंग पे। अच्छा, बैंक में इंटरेस्ट किस पे मिलता है आपको? ये बताओ। लोन। बैंक पे जो टैक्स देता है बंदा, वो दे रहा सेविंग अकाउंट में, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो जितने पैसे बैंक में पड़े होते हैं उसमें मिलता है, कि जितनी आपकी महीने की सैलरी आती है उसमें मिलता है? जितने बैंक में पड़े पड़े उसमें। होते हैं। तो इसी वजह से जितनी इनकम होती है माइनस जितने एक्सपेंस होते हैं, उसी पे मैं टैक्स देता हूँ, उसी पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है, उसी पे सारी कैलकुलेशन होती है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। हाँ जी बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ऐसे समझ में आया? तो देखो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, बेस्ट एग्जांपल ये है जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। टैक्स इंटरेस्ट ये था, ठीक है ना। तो चलो इस एक टर्म होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक टर्म का नाम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लिखो प्रॉफिट। ये जो लिखवा रहा हूँ ना, इसे डब्बे में डाल के स्टार बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बेस है ये। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपका प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट क्या हुआ आपका? देखो ध्यान सुनना। टैक्स पे करने से पहले आपको प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होता है? जितनी आपने इनकम की और जितने आपके क्या हो गए? खर्चे हो गए। जितने क्या हो गए आपके? एक्सपेंसेस हो गए। यही तो आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ना बोलो। भाई जितना आपने कमाया उसमें जितना खर्च कर दिया, उन दोनों का डिफरेंस तो आपको प्रॉफिट मिला नहीं मिला? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। ठीक है ना। और टैक्स किस पे करोगे? इसी पे तो टैक्स पे करोगे, तो इसे हम बोलते हैं पीबीटी। क्या बोलते हैं? पीबीटी। क्या बोलते हैं? पीबीटी बोलते हैं। ठीक। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब एक नई टर्म आती है, इसका नाम, इसको हम बोलते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है? टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है? टैक्सेबल प्रॉफिट नाम से कुछ पता चला? टैक्सेबल मतलब वो प्रॉफिट जिसपे आप क्या पे करोगे? टैक्स पे करोगे। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? वो प्रॉफिट जिसपे आप टैक्स पे करोगे उसे बोलेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट। तो देखो ध्यान सुनना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो आप किस पे करोगे? ये तो पीबीटी आ गया। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत अच्छी चीज है, बड़ी प्यार की चीज समझाऊंगा, मजा आ जाएगा समझ के। इधर देखना, ध्यान सुनते जाना सब लोग अच्छे से। ये मेरा कोई डिस्टिलेशन कॉलम है, ठीक है बच्चों। यहाँ से मेरा फीड जा रहा है, यहाँ से मेरा प्रोडक्ट निकल रहा है, और यहाँ से मेरा रेजिड्यू। दिख रहा है बोर्ड क्लियरली? हाँ सर। ध्यान से सुनिएगा। मान लो इस प्रोडक्ट को बेच के, या पूरे इस रेजिड्यू सबको बेच के आपने 10 लाख रुपए कमाए। कितने कमाए? 10 लाख। तो ये आपकी इनकम होगी कि नहीं होगी, बोलो पहले। हाँ सर। देखो ध्यान से सुनते जाना सब लोग, बिल्कुल एकदम ध्यान से। आपने इस वाले राइट वाले सेक्शन को बेच के, प्रोडक्ट को बेचा, रेसिडियो को कबाड़ में बेचा, कुछ भी करा, आपने 10 लाख रुपए कमाए। लेकिन इस 10 लाख को कमाने के लिए भाई इस प्रोडक्ट और रेसिडियो को कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फीड भी तो डालना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर। तो फीड में कुछ खर्चा आया होगा कि नहीं? हाँ हाँ तो सर। सर। वो मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया कि नहीं? एक्सपेंस हाँ मान लो सर। कितना था? एक्सपेंस मान लो आपका कितना था? 5 लाख था। 5 लाख था। तो आपने पैसे कितने बचाए? आपने पैसे कितने बचाए? अगर हम बोलूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने कितना बचाया? 10 लाख का बेचा, 5 का खर्चा था, कितना बचाया आपने? 5 लाख। कोई 5 लाख। दिक्कत? तुम समझ में रहो, नहीं नहीं समझ में आ रहा हाँ सर, आ रहा है। है ना? आयुष समझ में आ रहा है? हाँ सर। हितेश? यस सर। हाँ।
देखो, तो तुमने 10 लाख का प्रोडक्ट बेच दिया, 5 लाख का तुम्हारा रॉ मटेरियल लगा, तो तुम्हें खर्च प्रॉफिट कितना मिला? 5 लाख। तो गवर्नमेंट तुम्हारे पास आई, गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आपने अपना 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और तुम तो बहुत तेज हो, तुमने 10 लाख में बेच दिया, तो मुझे टैक्स पे करो। तुम कहोगे सर बिल्कुल टैक्स पे करेंगे। तो आप किस पे टैक्स पे करोगे? 10 लाख पे 5 लाख के, ये वाले 5 लाख पे डिफरेंस पे दोनों के difference डिफरेंस पे। पे। डिफरेंस पे करोगे। तो कंपनी ने बोला कि ठीक है सर भाई पैसे पे करो। लेकिन आपने बोला, देखो ध्यान से सुनो, जो लाइन बोलने जा रहा हूँ ये मतलब काइंड ऑफ गोल्डन वर्ड्स हैं, ये जो बोलने जा रहा हूँ मैं लाइन, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, पीडी के गोल्डन वर्ड्स हैं। इस लाइन को चला के मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा, ध्यान सुनना। इस लाइन से सिर्फ आप बहुत कुछ कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो। हमने बोला कि सर हाँ, ये जो आपने बात बोली है बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई आपकी बात। आपने सही बोला कि मैंने 5 लाख रुपए का फीड डाला और उससे 10 लाख का प्रोडक्ट बनाया, मुझे 5 लाख रुपए बचे। आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन सर एक बात तो बताओ, इस 5 लाख के प्रोडक्ट से 10 लाख, 5 लाख के फीड से, रॉ मटेरियल से 10 लाख का प्रोडक्ट बनाने में जो मैंने डिस्टिलेशन कॉलम यूज किया है, कहीं ना कहीं ये भी तो घिसा है। ये सुनो, कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी भी तो चेंज हुई होगी, कहीं ना कहीं इसमें तो दिक्कत आई होगी, कोरोजन इरोजन कुछ ना कुछ तो आया होगा। अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू में क्या हुआ? डेप्रिसिएशन हुआ। ये सुनो, कैसे कहना चाह रहा हूँ, मान लो 1 साल में, मैंने बता दिया 1 साल का डाटा बता दिया, 1 ईयर का। मान लो 1 साल पहले आपने 20 लाख का खरीदा होता है, 1 साल पहले, तो 1 साल बाद जब इसे आप 1 साल प्रोडक्शन कर लोगे तो कितने बिकेगा? ये 15 लाख का बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो कहीं ना कहीं आपका 5 लाख का वो आ गया कि नहीं आ गया? ये मतलब इसे ऐसे बात करते हैं, ये कोई छोटा डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं, मान लो ऐसे मान लेते हैं, जस्ट मिनट, एक सेकंड, इसे मैं हटा देता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। मान लो डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम आपने खरीदा 2 लाख का, 2 लाख का, तो 1 साल बाद कितने का बिकेगा? वो 2 लाख का बिक जाएगा क्या? नहीं सर। कितने का बिकेगा? 1.5 लाख का 1.5 अप्रोक्सीमेटली, है। हाँ। हाँ तो सर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने 5 लाख के रॉ मटेरियल को 10 लाख का बनाया 1 साल में, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ 1 साल में? 5 लाख का। लेकिन मुझे प्रॉफिट तो 5 लाख का हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये 50,000 का भी मुझे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। 50,000 भी तो मेरा क्या है? एक्सपेंस है कि नहीं है भाई? जो डिस्टिलेशन कॉलम मैंने 2 लाख का खरीदा था, अब Yes, एक sir. साल बाद कितने का जा रहा है? 1.5 लाख का जा रहा है, तो ये भी तो मेरी जेब से गया ना, गवर्नमेंट से कोई मतलब है कि नहीं? नहीं है ना? बोलो भाई। हाँ सर। हाँ, तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं प्रॉफिट 5 लाख पे नहीं दूंगा, जो मेरा प्रॉफिट 5 लाख है इस पे टैक्स नहीं दूंगा, मैं इसमें से अपने 50,000 का लॉस भी तो माइनस करूंगा। अभी लॉस कैसे हो सकते हैं कि आपको बीच में रिपेयरमेंट कराना पड़ गया हो, डिस्ट्लेशन का रिपेयर भी तो हो सकता है, रिपेयर कराना सर पड़ गया आपकी हो। वॉइस लैग हो रही है बहुत। हो जाएगा। चलिए एक मिनट, जस्ट मिनट वेट करो। क्या दिक्कत आती है? वाईफाई की स्पीड तो बहुत अच्छी है, 80-90
अब वॉइस क्लियर है? हाँ सर। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है यार। अब ठीक है ना बिल्कुल? हाँ यस सर। सर। अब मैं लेंस से चला रहा हूँ, एक्चुअली वाईफाई से चला रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, मोबाइल से चला रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। छोड़ो, लेंस से चलाया करेंगे। दिख रही डिस्प्ले क्लियरली? हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है ना, ठीक है ना, वॉइस ठीक है, सब कुछ ओके ना? गुड। हाँ सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं ये समझा रहा था कि आपने एक साल में 5 लाख का खर्चा किया, 5 लाख का खर्चा करने के बाद आपने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, लेकिन इस 5 लाख को 10 लाख बनाने में आपका जो डिस्टिलेशन कॉलम था उसकी कॉस्ट कितनी कम होगी? 50,000 कम होगी। तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया 5 लाख पे टैक्स, और बोलोगे भाई 5 लाख में क्यों दूं मैं तो 50,000 और कम करूंगा। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपये मुझे, अगर मैं इसे 2 लाख का बनाऊं तो मुझे 50,000 किसमें लगेंगे? इसके मेंटेनेंस में लगेंगे। सही बात बोली कि नहीं बोली हमने? हाँ सर। हाँ, तो इसी वजह से जो आप टैक्स पे करते हो, इसी वजह से जो टैक्स पे करते हो वो किस पे करते हो? यानी कि अगर मैं बोलूं टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होगा, ध्यान सुनना, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होगा मेरा? तो टैक्सेबल प्रॉफिट वो होगा जो मैंने पीबीटी निकाला था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से क्या माइनस करूंगा? डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा? डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। यस और नो? हाँ सर। तो इसे बोलते हैं टीपी, टैक्सेबल प्रॉफिट। गॉट इट? तो अब आता है कि जब आपने टैक्स पे कर दिया तो आपको कितना टैक्स पे करोगे, कितना टैक्स पे करोगे, कितना टैक्स पे करोगे? तो टैक्स पेड का मतलब होता है कितना टैक्स पेड किया। तो टैक्स पेड का मतलब होता है टैक्स पेड इज इक्वल टू कितना टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट, इनटू टैक्स रेट। टैक्स रेट को 5 से लिखते हैं, तो कितना आ गया? टैक्स पेड इतनी, कितना आ गया? टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू 5 आ गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मिला? भाई टैक्स पे करने के बाद आपके पास कितना प्रॉफिट आया? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मिला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मिला? जितना मेरे पास क्या था, जितना मेरे पास क्या था, टैक्सेबल प्रॉफिट था माइनस टैक्स पेड, तो कितना आ गया? टीपी माइनस टी। भाई इतनी मानो, आप बताओ आगे आगे बात करें। ठीक है ना? क्लियर होगा नहीं हुआ? मैं दोबारा समझा देता हूँ शुरू से, क्योंकि मुझे लग रहा है दिक्कत आ गई होगी आप लोगों को। मैं शुरू से जीरो से स्टार्ट करता हूँ दोबारा। करें शुरू से स्टार्ट? कोई दिक्कत है? पहले शुरू से बताओ एक बार और। हेलो? सर हेलो सर। हाँ, तो हमने प्रूफ टैक्स बिफोर किया, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, उसके साथ हम यूटिलिटीज माइनस कर सकते हैं क्या? डेप्रिसिएशन में सब कुछ आ जाता है, डेप्रिसिएशन सबको कंसिडर कर लेता है। बताऊंगा कैसे। वॉइस तो क्लियर है ना आप लोगों को? लैग वगैरह तो नहीं हो रहा? नहीं सर, No, sir. नो क्लियर सर। है। ठीक है, चलो अब दोबारा समझा देता हूँ। देखो ध्यान सुनना, क्योंकि मुझे लग रहा दिक्कत आ गई थी ना, सोचा देखो 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 सब लोग। देखो मैंने क्या बोला, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। आपका जो फीड था, जो रॉ मटेरियल था, आपका जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल था, उसकी कॉस्ट थी 5 लाख। आपने जो प्रोडक्ट सेल किया, आपने जो प्रोडक्ट सेल किया उसकी कॉस्ट थी 10 लाख। गॉट इट? ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, रॉ मटेरियल कितना आपने? 5 लाख का। प्रोडक्ट बनाया 10 लाख का। तो ये आपका एक्सपेंसेस हुआ जो आपने खर्च किया रॉ मटेरियल पे। फिर आपने इस एक्सपेंसेस को बना के आपने इनकम बनाई कितने की? 10 लाख की। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाने में कोई ना कोई प्रोसेस तो यूज हुई, आइदर इट इज डिस्टिलेशन कॉलम, आइदर इट इज हीट एक्सचेंजर, कुछ भी ना कुछ तो यूज हुआ होगा ना। तो वो जो इक्विपमेंट था जिसमें आपने रॉ मटेरियल डाला, इधर से आलू डाला उधर से सोना निकलेंगे, तो इधर जिसमें आपने रॉ मटेरियल डाला, जिधर से जो प्रोडक्ट निकला, मान लो इसकी कॉस्ट 2 लाख थी, इसकी कॉस्ट कितनी? 2 लाख। आपने एक साल प्रोसेस को रन किया, एक साल बाद इनिशियली रॉ मटेरियल कितने का था? 5 लाख का। एक साल बाद प्रोडक्ट आपको मिल गया 10 लाख का, मतलब एक साल के अंदर। लेकिन एक साल बाद क्या जो आपने इक्विपमेंट था वो 2 लाख का था, क्या अभी भी 2 लाख का बिक जाएगा क्या? नो नहीं। सर। विच मीन्स कहीं ना कहीं ये क्या जाएगा? सस्ता जाएगा। तो मान लो एक साल बाद इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 1.5 लाख होगी। तो इसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन कितना हुआ? डेप्रिसिएशन मतलब इसकी वैल्यू घटी कितनी? 50,000 ना, ये 0.5 लाख। सही बोलो कि नहीं? बोलो। हाँ सर। हाँ, अब देखो, अब इनिशियली क्या हुआ?
अब बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनते हैं ना, मजा आ जाएगा, ध्यान सुन जाना। गवर्नमेंट आपके पास आती बोलती भैया तुमने यार 5 लाख से 10 लाख कमाए, टैक्स दो। तो गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स दो, तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये टैक्स का नाम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दो। तो गवर्नमेंट बोलती है टैक्स दो, इसको पीबीटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब पीबीटी ऐसे। तो किस पे देना पड़ेगा? इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम कितनी थी? 10 लाख, माइनस एक्सपेंस कितना था? 5 लाख। तो आपका कितना आ गया आंसर? 5 लाख। गवर्नमेंट बोलेगी 5 लाख का आप टैक्स पे करो। आप बोलोगे सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैंने इनकम 10 लाख की है, 10 लाख की इनकम की, 5 लाख का एक्सपेंस है, तो मेरे 5 लाख मेरी क्या आ गई? ये अल्टीमेटली मेरी क्या आ गई है? सेविंग आ गई है। ये सुनो, लेकिन हाँ सर। अब अपनी बात रखोगे कि सर इस 5 लाख को 10 लाख बनाने में जो मेरा इक्विपमेंट यूज हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू तो घटी है ना। तो पूछेंगे कितनी वैल्यू घटी है? तो बोलना कि सर देखो मेरी वैल्यू 50,000 रुपए घटी है, ये 0.5 लाख वैल्यू घटी है। तो गवर्नमेंट बोलेगी चलो भाई अगर तुम्हारी इक्विपमेंट का घिस गया, उसकी वैल्यू घटी है, तो उसे और माइनस कर लो। उसे माइनस करके तो टैक्स दोगे ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल टैक्स देंगे। तो जिस वैल्यू पे टैक्स पे करोगे उसे बोलेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट। जिस प्रॉफिट पे आप टैक्स पे करते हो उसे बोलते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर उस पर पे करूंगा, तो किस पे पे करोगे? पीबीटी, जितना आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। तो यानी कि ये कितना था? मान लो कितना था? 5 लाख। ये कितना था? 0.5, तो कितना आ गया? 4.5 लाख। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि 4.5 लाख पे तो टैक्स पे करो, क्या बोलोगे? बिल्कुल करेंगे। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है? 30% है, हमारा इंटरेस्ट रेट 30% है, जो इंटरेस्ट रेट है। तो आप बोलोगे ठीक है सर। तो कितना टैक्स पे किया आपने? टैक्स पेड कितना किया आपने? कि जितना आपका टैक्सेबल प्रॉफिट था, जितना आपका टैक्सेबल प्रॉफिट था, इनटू जो मेरा टैक्स रेट था, जो मेरा टैक्स रेट था। तो टैक्सेबल प्रॉफिट मेरा कितना था? 4.5 लाख। टैक्स रेट कितना बोला मैं? 30%, यानी 0.3। तो हिसाब से आप क्या कर दोगे? हिसाब से आप क्या कर दोगे? आप बोलो हिसाब से क्या कर दोगे? आपने टैक्स पे कर दिया, जिसकी वैल्यू आएगी 4.5 इंटू 0.3। कितना पे किया आपने? 1.35 लाख। आपने क्या कर दिया? पे कर दिया टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्स पेड आपने कर दिया। अब वो पूछेगा कि आपको टैक्स पेड करने के बाद आपके पास कितना प्रॉफिट बचा, तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसे बोलते हैं पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप बोलोगे मुझे कितना प्रॉफिट बचा मेरे पास? कि जितना मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट था, जितना मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट था, माइनस कितना मैंने टैक्स पेड कर दिया। तो टैक्सेबल प्रॉफिट आपके पास कितना था? 4.5 लाख। आपने पे कितना कर दिया? 1.35। तो बचा कितना आपके पास? बोलो 3.15 कितना बचा? 3.15। तो अल्टीमेटली जो आपकी जेब में आया वो कितना आया? 3.15 आया। तो अब आपसे पूछता है कोई, ये अब तो क्लियर हो गया ना? इससे अच्छा तो देखो मैं कुछ नहीं समझा सकता, अब तो क्लियर है ना बिल्कुल बेसिक? गौरव, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। और क्लियर है पक्का? देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है ना? अब देखो, अब कोई आपसे पूछेगा कि यार डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं, चलो पहले इसे नोट डाउन करो। ऐसे एग्जाम्पल लेके, ये एग्जाम्पल लेके यहाँ से नोट डाउन करना स्टार्ट करो आप लोग। ये इसे नोट डाउन करो पहले आप। सर जूम आउट ही कर दीजिए ना। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। हाँ इधर भाग गया ना? अच्छा, ये यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है? तुम लोग यहाँ से पूरा ये एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेके, ठीक है? लिखो, ये पूरा नोट डाउन करो, फिर मैं बता दूंगा। जब हो जाए बता देना।
सर ऊपर करिए ना थोड़ा। हो गया सर। इसमें कोई डाउट है एक बार खुद से समझो, कोई डाउट है तो मुझे बताना फिर। एक बार समझो फिर कोई दिक्कत तो मुझे बताना। हाँ जी डन, समझ में आ गया। यस सर। अब देखो, अब तुम्हें बहुत प्यारी से समझाता हूँ, कितना मजा आएगा तुम्हारा। स्टार्ट करें सब लोग? देखो अब इधर देखते जाओ ध्यान से, इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, आपने नोट कर लिया तो। इधर देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या इधर देखो सब लोग, इनिशियली आपको पैसा टैक्स कितने पे करना था? 5 लाख पे। लेकिन जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर लिया, अब आपको टैक्स कितने पे करना पड़ा? 4.5 लाख। 4.5 लाख। इनिशियली टैक्स कितना पे करते? ध्यान सुनो, इनिशियली टैक्स पे कितना करना पड़ता? 5 गुणा 3, 1.5 लाख। ये सुनो, लेकिन अब आपने कितना पे किया? 1,35,000। सोचो सिर्फ इस छोटे से डेप्रिसिएशन की वजह से आपके एक साल में 15,000 रुपए बच गए। अब सोचो अगर इसकी लाइफ 10 साल हो तो कितने बचेंगे? पूरी कीमत रिकवर हो जाएगी। समझे मेरी बात? हाँ सर। हाँ, तो डेप्रिसिएशन एक मेथड है टैक्स को बचाने का। लिख लो, लिखो, एक नोट करके यहाँ पे लिखो, नोट करके लिखो, लिखो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोई पूछे तो क्या होगा? लिखो, डेप्रिसिएशन इज अ टूल, डेप्रिसिएशन इज अ टूल, डेप्रिसिएशन इज अ टूल टू सेव टैक्स, टू सेव टैक्स। Depreciation is a tool to save tax. Full stop. As depreciation amount increases, as depreciation amount increases, tax paid decreases. As depreciation amount increases, tax paid decreases. Got it? सर हाँ एक सर। बार रिपीट करना, क्या एक बार रिपीट करना। मैंने बोला? डेप्रिसिएशन इज ए टूल, इज ए टूल। टूल मतलब कि, टूल समझ गए? टूल मतलब क्या होता है? उपकरण जिसको बोलते हैं, मतलब कि एक रास्ता है। डेप्रिसिएशन इज ए टूल टू सेव द टैक्स, to save the tax, full stop. As depreciation amount increases, as depreciation amount increases, tax paid decreases, tax paid decreases, tax paid decreases.
तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इधर देखो, अगर मैं डेप्रिसिएशन को, इधर देखो, अगर इसमें डेप्रिसिएशन को 1.5 लाख कर दूं तो टैक्स कितने पे करना पड़ेगा बोलो? 3.5 लाख पे। इसको 2.5 कर दूं तो कितने पे करना पड़ेगा? 2.5 पे। तो जैसे जैसे डेप्रिसिएशन बढ़ता है आपका टैक्स पेड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। टैक्स पेड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसी वजह से हम डेप्रिसिएशन को यूज करते हैं टैक्स बचाने में। इसका पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, आपके मन में जो क्वेश्चन आएगा वो पूछना, बताऊंगा उसका। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। अच्छा एक बात देखो, इधर देखो, इधर देखो, हमारे उस हीट एक्सचेंजर की कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख। ये सुनो, 2 लाख कॉस्ट थी ना? हाँ सर। आपने पहले साल ही 50,000 रुपये निकाल के ला रख दिए, किसका डेप्रिसिएशन हुआ? अगले साल फिर मान लो 50,000 रख दिए, अगले साल फिर 50,000 रुपये रख दिए, अगले साल फिर 50,000 रुपये रख दिए। अब सोचो, अगर आप 4 साल तक डेप्रिसिएशन के नाम पे 50,000 रुपये निकाल के रखते रहोगे, गवर्नमेंट को नहीं दोगे, तो 4 साल बाद आपके पास कितने पैसे जाएंगे? 2 लाख। तो विच मीन्स कंपनी डेप्रिसिएशन को, इसलिए डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कंपनी इसलिए लाई ताकि जब उनका इक्विपमेंट खराब हो जाए, उनकी कंपनी पुरानी हो जाए, उनकी प्रोसेस पुरानी हो जाए, तो उन्हें अपनी जेब से पैसा ना लगाना पड़े। तो जो उन्होंने टैक्स से पैसा बचाया था, जो ध्यान सुनो, जो उन्होंने टैक्स से पैसा बचाया था, उसी से क्या कर सकते हैं? वो नया इक्विपमेंट खरीद लेंगे। तो डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली तरीका है क्या? अपनी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसको रिकवर करने का। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट उन्होंने लगाई है, हीट एक्सचेंजर वगैरह में जो कॉस्ट लगती है उसको एफसीआई बोलते हैं कि नहीं बोलते? जो प्रोडक्शन में यूज होती है, एफसीआई। तो एक हमारा डेप्रिसिएशन एक तरीका है एफसीआई को रिकवर करने का। गॉट इट? हाँ सर। अब ऐसा तो करूंगा नहीं कि भैया मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैं शुरू के साल ही बोल दूं कि सर मेरा 2 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, 2 लाख कॉस्ट है। ऐसा तो गलत बात है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो दैट्स व्हाई हम क्या काम करते हैं, अपनी जो एफसीआई है उसको टुकड़ों में बांट देते हैं। जितने सालों में मुझे क्या करनी है, उसकी कॉस्ट रिकवर करनी है। मान लो ये इक्विपमेंट 4 साल चलेगा, ये इक्विपमेंट मान लो 4 साल चलेगा, तो 4 साल चलेगा तो मैंने कितने डेप्रिसिएशन मान लिया हर साल? 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। गॉट इट? मान लो इक्विपमेंट 5 साल चलता तो क्या करते आप? 5 साल तो कितने करते? 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000। तो हर साल में 40,000 निकाल दो तो 5 साल बाद आपको कितने मिल जाते हैं? 2 लाख। गोट इट? हाँ सर। तो आपको अपनी जेब से कोई पैसा लगाना नहीं पड़ेगा, डेप्रिसिएशन जो बचा है उस आ गया, आप काम कर लोगे। तो है बहुत फायदे की चीज, काम की चीज है कि नहीं? हाँ सर। तो लिखो, इसे लिखो, देखो, कंपनी यूजेस depreciation concept company uses depreciation concept company uses depreciation concept for recovering their FCI, for recovering their FCI. Their FCI, full stop. Full stop. It is a part of, it is a part, PART part. It is a part of fixed capital. It is a part of fixed capital, comma, with the help of this, 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 we can recover our FCI. We can recover our FCI. Got it? हाँ सर। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से सुनो, आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आयुष वाले क्वेश्चन को। आयुष क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ो, क्वेश्चन का पहला पार्ट जो पहले पार्ट में है। हाँ सर। रीड करो सर, पहला पार्ट। सर वो नंबर 1 पढ़ना है ना? हाँ हाँ, नंबर 1। हाँ, given a choice between the straight line and decline balance method of depreciation, which method would you recommend to save tax and why? हाँ देखो ध्यान,
अब देखो, उसने बोला कि तो आपके पास डेप्रिसिएशन के 3 मेथड है, 3-4 मेथड है, जैसे स्ट्रेट लाइन है, डिक्लाइनिंग बैलेंस है, डबल डिक्लाइनिंग है, सम ऑफ ईयर्स मेथड है, यही मेथड है ना जनरली जो अभी तक मैंने पढ़ाए हैं। तो उसने बोला कि अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है एसएलएम का, दूसरा ऑप्शन कौन सा है, डीबीएम का। तो आप इन दोनों में से मुझे कौन सा मेथड रिकमेंड करोगे, कौन सा मेथड रिकमेंड करोगे जिससे मेरा जो टैक्स सेव है, जो टैक्स सेव है वो क्या हो जाए, टैक्स सेव क्या हो जाए, बढ़ जाए, टैक्स सेविंग बढ़ जाए। ये तो क्वेश्चन में पूछा गया कि नहीं, एंड वाई, उसका कारण क्या है, ये तो पूछा कि नहीं, बोलो। हाँ सर। हाँ, तो देखो ध्यान सुनना, जैसे आपको पता कि टैक्स पेड क्या होता है, जो टैक्सेबल प्रॉफिट है, जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो क्या है, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या था आपका, वो था आपका पीबीटी, पीबीटी माइनस डेप्रिसिएशन, पीबीटी माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखो ध्यान से सुनना, ये वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जिसमें आप टैक्स पे करते हो, ये वो अमाउंट है जिसमें आप टैक्स पे करते हो। आपको दिख रहा है कि जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा उतनी आपकी वाली वैल्यू क्या आएगी, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आएगा, कम आएगा। यस और नो, एज डेप्रिसिएशन इंक्रीजेस टैक्सेबल प्रॉफिट घटता जाएगा। यस और नो, आई एम करेक्ट और नॉट? हाँ सर। हाँ, ये सही है, समझ में आया? तो विच मीन्स अब आप तो बोलोगे, अब आप ये जो कैलकुलेशन है वो एसएलएम से करोगे, पहले केस में एसएलएम से करोगे, और दूसरे केस में किससे करोगे, डीबीएम से करोगे, डीबीएम से करोगे। और जिस केस में आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा उस केस में आपको टैक्स पे कम करना पड़ेगा, क्योंकि उतना पैसा आपने पहले ही निकाल के रख दिया। आप अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन निकाल के रखते हो, आप बोलते हो भैया ये तो मेरी इनकम हुई नहीं, इतने का तो मेरा इक्विपमेंट खत्म हो गया, घिस गया, मेंटेनेंस लगी, क्लियर हुआ? तो जिसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा उसको क्या करोगे, आप नहीं निकालोगे। गॉट इट? तो पहले एसएलएम से करते हैं। तो एसएलएम निकालने के डी इज इक्वल टू क्या आपको पता है, दैट इज वी नोट माइनस वीएस ओवर एन। तो वी नोट कितना था, बोलो बोलो, वी नोट कितना था, 10 लाख। 50 लाख 50। वीएस कितना है, 2 लाख 2 लाख। और एन कितना है, 8 ईयर। 8 ईयर। तो आपका जो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है, कौन से मेथड से आ रहा है आपका, कौन से मेथड से आ रहा है, ये हमारा मेथड कौन से ईयर से आया, कौन से आया, जल्दी बोलो, ये कौन से आया, एसएलएम मेथड। एसएलएम से, जो कि मेरा कितना आया, 6 लाख आ गया। अब सेम काम करेंगे हम किसके लिए, डीबीएम के लिए। अब कौन से ईयर के लिए बोला उसने, ईयर कौन सा था आयुष, 8 ईयर सर। नहीं, ईयर कौन सा था, अच्छा चलो पहले साल के लिए, समझ गए, ठीक है ठीक है। अब ठीक है ना, अब देखो ध्यान सुनना, अगर एसएलएम है तो ये यही डी1 होगा, यही डी2 होगा, सर यही डी2 होगा। फोर्थ ईयर के लिए। फोर्थ ईयर के लिए पूछा ना, नहीं फोर्थ ईयर के लिए तो बी4 पूछा यार, कहाँ गया? अंदर नहीं लिखा है सर। अब बी4 फोर्थ था, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, क्या दिक्कत है, बी4 पूछा, फोर्थ ईयर के लिए निकाल लेंगे, पहले पहले साल के लिए निकालते हैं, कोई बात नहीं, फिर समझ जाऊंगा, मैं समझा दूंगा। तो इसमें डी1 भी क्या होगा, डी2 भी क्या होगा, डी3 भी क्या होगा, अप टू डी7 क्या होगा, हमेशा 6 लाख होगा। यस और नो? हाँ सर। अब देखो, अगर आपको डीबीएम का निकालना, डीबीएम के लिए मैंने क्या बताया था, डीबीएम को निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब आपको डी1 निकालना तो क्या करना पड़ेगा, बी नोट इनटू एफ करना पड़ेगा, हाँ ना बोलो? हाँ सर। हाँ, तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, एफ इज इक्वल टू 1 माइनस वीएस ओवर वी नोट रेज टू पावर 1 बाई एन। तो 1 माइनस 2 बटे वी नोट की वैल्यू कितनी है, 50 रेज टू पावर 1 बाई 8। जल्दी से एफ की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। और यार बाकी लोग भी बोलो कुछ भाई, अक्षय 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 बोलो भाई कुछ, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? 0.33। अक्षय समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ? आ रहा है सर। फिर बोलते क्यों नहीं, 0.3312 ये आ रही है? हाँ सर। भाविक क्लियर है, भाविक भाविक प्रजापति? यस सर, यस यस। यार बीच में यस नो कुछ तो बोल दिया करो भाई। ओके सर। हाँ मतलब यस नो एटलीस्ट को बोला करो, ताकि मुझे पता चले कि तब लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आएगा तो फिर मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन एक्चुअली हाँ ना बोला करो। गौरव? यस सर, मैं हाँ तो बता दिया करो बीच में। बोलता कैसे, हूँ। धैर्य धैर्य धैर्य, इसका नेट का इशू होगा देखो। तो हाँ ना तो बोल दिया करो भाई, इतना भी नेट का इशू क्या होता है, रिचार्ज करा दूंगा यार तुम्हारे में, तुम ऐसे शांत मत रहो बस, तुम तो एकदम मतलब गांधी जी का आंदोलन को उतारा है। ध्रुव? यस सर, आ रहा है समझ में। हाँ तो ठीक है ना, जब मैं कोई डाउट पूछूं यस तो बोल दिया करो भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो एफ की वैल्यू आ गई, तो अगर आपको क्या निकालना है, डी1 निकालना, तो डी1 इज इक्वल टू क्या आ गया, v1 इंटू एफ आ गया। v1 की वैल्यू कितनी है, v1 वी नोट की वैल्यू कितनी, 50 लाख इंटू इसके वैल्यू 0.333, तो कितना आ गया बोलो, 312, कितना आ गया बोलो,
16.56 ये आ गया मेरा 16.56। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। पहले साल के लिए, आयुष ध्यान से सुनना। पहले साल के लिए मेरा एसएलएम बोल रहा है कि मेरा डेप्रिसिएशन हुआ 6 लाख, लेकिन मेरा डीवीएम बोल रहा है कि पहले साल के मेरा डेप्रिसिएशन कितना हुआ 16.5 लाख। अभी बताओ किस वाले केस में आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा? डीबीएम वाला। डीवीएम वाले मेथड में कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये बताओ कौन सा आप यूज करोगे मेथड? सेकंड वाला सर। हाँ, डीवीएम। ठीक है। अब देखो, अब इसका D2 निकालते हैं। तो बहुत प्यारी चीज सिखाता हूँ, इसका D2 निकालते हैं। D2 निकालो, इट इज G1 into F। ये सुनो, सही है कि नहीं? यही होगा कि नहीं हाँ होगा? हाँ सर। निकालो, चलो निकालो, निकालो फिर मुझे बताना। $11.07। हाँ सर। अब देखो, एक ब्यूटी है हमारी डीबीएम की। D3 निकालो, D3 निकालो, तुम्हें मजा आ जाएगा चीज पढ़ के। V2 into F करो, सब लोग निकालते जाओ भाई, मजा आएगा। निकालो, सेवन पॉइंट 40 गुड गुड गुड। 7.1 ये ठीक है ना? कितना आ रहा होगा, है ना? अब इधर देखो, हाँ सब सर। लोग ध्यान से देखना, ये क्या खासियत है, डीबीएम क्यों यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, बताऊंगा। देखो, डी एसएलएम में D1 D2 D3 D4 सब कुछ सेम था। कब तक? D7 तक 6 लाख। लेकिन D1 के केस में, किसके केस में? डीबीएम के केस में, डीबीएम के केस में, D1 कितना आया बोलो? 16.56। D2 कितना आया? D2 कितना आएगा? 11 पॉइंट समथिंग 11.07 लाख। और D3 मेरा कितना आया? 7.40। 7.40 तो ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये वाली बात सब लोग एकदम ध्यान से सुनना, एकदम मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, आपके पास पैसा कब खत्म हो जाता है ये बताओ? जब प्लांट लगाते हैं, या प्लांट जब चल रहा होता है, जब प्लांट में प्रॉफिट आता है। पैसा आपके पास कब नहीं होता? जब प्लांट लगाते हैं। जब प्लांट लगाते हैं, जब प्लांट पहले साल जब चलता है, जब उसे लगाते ही है, जब वो चलता है पहले साल, तो पहले साल आपके पास पैसा नहीं होता है। मानते हो ये बात? यस सर। हाँ 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 सर। हाँ, इसी वजह से अब देखो इसकी ब्यूटी देखो, इस मेथड की, कि जो स्टेट लाइन मेथड है वो तो कह रहा भैया हर साल मेरा 6 लाख का डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड बोलता कि पहले साल मेरी कीमत ज्यादा घटी, अप्रोक्सीमेटली 16.5 लाख, दूसरे साल कम घटी, तीसरे साल का और कम घटी। तो यानी कि पहले साल आपने सीधा 16.5 लाख रुपए निकाल के रख लिया, अगले साल 11 लाख रुपए निकाल के रख लिया। यानी कि शुरू के समय में आपको पैसे की आवश्यकता भी ज्यादा है, मनी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, और डीबीएम बोल भी यही रहा है कि भैया शुरू में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए मेरे को। तो कौन सा मेथड आपके लिए फायदेमंद है? डीबीएम। डीबीएम। और D3, और जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि ध्यान सुनना, यानी कि इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन तो पूरा 50 लाख का ही होगा, लेकिन जो मेरा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है वो पहले साल में ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखाता, दूसरे साल में उससे कम, तीसरे साल में उससे कम। क्यों? क्योंकि पहले साल में हमें पैसे की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसी वजह से। अब देखो हमने पैसे कैसे बचाए, ध्यान सुनना, हमने पैसे कैसे बचाए। कितनी ब्यूटी चीज है, मतलब कितना ब्यूटीफुल चीज है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। आपने टैक्स पे कितने पे करोगे? ध्यान सुनना, जो टैक्सेबल प्रॉफिट है, ध्यान सुनना। तो मान लो ये इनकम था माइनस डेप्रिसिएशन था। मान लो इनकम 50 लाख थी, अगर आपने एसएलएम यूज किया तो 6 लाख घटा दिया, कितना बचा? 44 लाख। ठीक है ना? लेकिन अब बात करता हूँ डीवीएम की। मान लो इनकम 50 लाख थी, आपने डेप्रिसिएशन निकाला शुरू के साल में 16.5 लाख, तो कितना मिला? अप्रोक्सीमेटली 33.5 लाख, ये मान लो। तो ध्यान सुनना, पहले साल में आपने टैक्स देने से बचने के लिए, ये पूरा मतलब पीबीटी है, सॉरी पीबीटी, आपने कितना बचा लिया? 16.5 लाख तो अलग से निकाल के आपने रख लिया, और प्लस 16.5 लाख के ऊपर टैक्स भी बचा लिया। तो सोचो ये जो मेथड है डिक्लाइनिंग बैलेंस का, ये आपको डबल फायदा कराता है। क्यों? एक तो आपने डेप्रिसिएशन के नाम पे पहले ही पैसा छुपा के रख लिया, और आपने पैसा भी, टैक्स भी कम पे किया। तो इसी वजह से जो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है वो उसे यूनिवर्सल मेथड बोलते हैं। लिखो इस लाइन को। आयुष, क्वेश्चन क्लियर हुआ कौन सा मेथड यूज करेंगे? हाँ सर। हाँ, तो लिखो, पहले B4 निकालो। B4 तो निकाल ही लोगे ना, क्या दिक्कत है? B4 तो निकाल ही लोगे ना।
B4 SLM से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, B4 इज इक्वल टू V3 सॉरी V0 माइनस 4D, और उससे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, DBM से आ जाएगा, क्या पता आपको, V0 1 माइनस f रेज़ टू पावर 4। कर लोगे ना आप तो? हाँ यस सर। सर। सर हाँ बोलो। जो टोटल डिप्रिसिएशन होगा एसएलएम और डीबीएम में, वो दोनों में सेम ही होगा बिल्कुल या बिल्कुल अलग अलग नहीं, होगा? सेम होगा, मैं अभी कराऊंगा कराऊंगा, डोंट वरी। तो इस पहले इसको निकालो, पहले दोनों को निकालो, है वो मैं कराऊंगा, डोंट वरी, अभी कराएंगे। सर 26 20, SLM 26 SLM पे। हाँ इसका निकालो, नेक्स्ट वाले का, इसका 26 लाख, इसका निकालो। सर यहाँ पे रेस टू 3 नहीं आएगा? तो B4 नहीं निकालना, हमें B4 निकालना ना भाई, वो तो वही आएगा ना। नहीं, यहाँ पे सर 1 माइनस एफ रेस टू 3 आएगा ना? 4 आएगा। अरे भाई V1 में क्या हाँ होगा, सर V0 हाँ सर 1 हाँ माइनस सर f, V4। हाँ हाँ V2 में क्या आएगा, तुम भी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्या आएगा बोलो। 10 आ रहा है सर। ठीक है जी, भी आ रहा है। हो गया सब लोगों का? यस सर। वो आप देखो कि स्ट्रेट लाइन मेथड से कितना आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में कितना आ रहा है, 26 लाख, इससे कितना आ रहा है, 10 लाख, यानी कि इसने कोई जल्दी घटाई। अभी तक तो इधर देखो, अब हमने क्या निकाला था, D3 तक निकाल लिया था, सेम फॉर्म में आप मुझे D4 बताओगे जल्दी से, D5 बताओगे, D6 बताओगे, D7 बताओगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन में एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे, एकदम खतरनाक तरीके से सब खत्म कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, जल्दी बताओ मुझे, I'm waiting। D4 में 14.95। रिपोर्ट में बिल्कुल सही से निकालना, तो गलती मत कर देना, तुम्हारे भरोसे लिख रहे हैं आंसर 14 95। ठीक है, आगे बोलो। गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, आ ही नहीं सकता, कम होगा। हाँ सर चेक करता हूँ एक बार। ये तो फर्क है पढ़ने पढ़ाने में, अब देखो मैं तुरंत बता दिया, ये सर आएगा। थोड़ा जूम आउट कीजिए तो zoom out। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है, जल्दी बताओ भाई क्या है? पहले फार्मूला लिखो उसका, क्या होगा V4 का फार्मूला, इट इज V3 इंटू, क्या होगा बोलो, V3 इंटू f होगा, V3 क्या होगा, V0 1 माइनस f रेज़ टू पावर 3 इंटू f, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। सर इतना ही आ रहा है। 4.95। गलत आ रहा है, हो नहीं सकता ऐसा है, तुम कैसी बात कर देती हैं यार। 4.95। एक मिनट, क्या बात कर दिया, 4.95 आएगा, करेक्ट है ना? यस सर। कैसी बात कर रहा हूँ मैं यार, हाँ सर एफ रह गया था सर कैलकुलेट करना इसलिए। 4.95, 4.95। हाँ 4.954 आ रहा है, चलो आगे करो, पहले अगला करो, D5 निकालो। जल्दी तो मैं ही निकाल देता हूँ, तुम तो इतना टाइम लेते हो, तुम लोग क्या बताओ तुम। 3.31। 3.31। कर दिया, इतनी देर तो मैंने लिख दिया, देखो। टू 2.21। डिस्प्ले पे दिख रहा है नहीं, देखो सब निकाल दिया मैंने, ठीक है, लिख गया, ये आएगा देख लो,
हाँ ना? हाँ सर। हाँ। यस सर, यही याद अब है। देखो D1 D2 D3 8 ईयर तक कितने आगे, कितना आ जाएगा, 8 चंग 48, आगे नहीं आ गया? यस सर। हाँ, 48 और 2 लाख की सैलरी, तो टोटल कितना हो गया, 50 लाख। अब इन सब वैल्यू को जोड़ो, इन सब वैल्यू को जोड़ो, इन सब वैल्यू को जोड़ो, D1 D2 सबको जोड़ो, जोड़ो जल्दी जोड़ो। 48 49 के आसपास वो आना चाहिए, 47 कुछ आना चाहिए, जल्दी करो क्योंकि हमने हमने पॉइंट मिस किए ना, जल्दी जोड़ के बताओ। 47.07। ठीक है, आगे नहीं आगे सब, तो 47.0 48 के आसपास आएगा, समझ गए मेरी बात? आप लोगों ने पॉइंट मिस किए ना, 47 हाँ पॉइंट, सर, यस सर। हाँ 07 है, वो बाकी वाले 48 के अप्रोक्स आएगा, 48 के आसपास। तो आपने एक चीज नोटिस की, चाहे मैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज करूं चाहे स्टेट मेथड यूज करूं, 8 साल की दोनों के थ्रू लाइफ है, तो कोई भी मेथड यूज कर लो, डेप्रिसिएशन कभी भी एफसीआई से ज्यादा नहीं जा सकता। तो आप कोई भी मेथड यूज करो, ध्यान सुनना, कोई भी मेथड यूज करो। अब आपको ब्यूटी बताता हूँ, इधर देखो सब लोग, अब कुछ मत करो, अब सुन लो, अब सुन लो, इधर देखो। अब दोनों की खासियत क्या है, इधर देखो सब लोग, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, मजा आ जाएगा। इधर देखो, आपने जब डीबीएम यूज किया तो पहले साल डिप्रिसिएशन 16 लाख, दूसरे साल 11 लाख, तीसरे साल 7.5 लाख, फिर 5 लाख, 3.25 लाख, 2.25 लाख, 1 लाख 40 हजार। तो यानी कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड शुरू में डेप्रिसिएशन, देखो ये एकदम मतलब लाइन को समझ लेना, एकदम दिमाग में बैठा लेना। डेप्रिसिएशन मेथड में अगर हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं, डीबीएम मेथड यूज करते हैं, तो वो शुरू के साल में हमारा डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाता है, जो कि मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि मुझे शुरू में पैसे की आवश्यकता ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन मैं कोई भी मेथड यूज करूं, मुझे डेप्रिसिएशन उतना ही होगा, टैक्स भी टैक्स भी पे करना पड़ेगा, लेकिन डिक्लाइनिंग बैलेंस में कम पे करना पड़ता है शुरू में, लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर शुरू में डेप्रिसिएशन, देखो ध्यान सुनना, स्टेट लाइन मेथड में हर साल मेरा डेप्रिसिएशन 6 लाख था, लेकिन यहाँ पे शुरू में 16 लाख था, फिर 11 लाख हुआ, फिर 7 लाख हुआ, लेकिन बाद में जाके 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख हुआ। तो सोचो जब डेप्रिसिएशन मात्र 1 लाख होगा तो टैक्स रेट कितना ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो चाहे मैं मेथड कोई भी यूज करूं, चाहे डिक्लाइनिंग बैलेंस यूज करूं, डबल डिक्लाइनिंग यूज करूं, सम ऑफ ए डिजिट मेथड यूज करूं, स्टेट लाइन मेथड यूज करूं, मैं पैसा नहीं बचा सकता। मेथड में कोई भी वैल्यू यूज करूं, टैक्स पेड हमेशा सेम आएगा। बट ब्यूटी क्या है हमारे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की? ब्यूटी ये है कि वो शुरू में आपका टैक्स ज्यादा बचवाता है, आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा देता है, जिसकी वजह से आपके पास शुरू में पैसे ज्यादा हो जाते हैं पहले साल, और आप अपनी प्रोसेस को स्मूथली रन कर पाते हो। लेकिन स्टेट लाइन मेथड क्या करता है, वो हर साल सेम टैक्स पे कराता है, इसलिए कोई बेनिफिट नहीं है। और इसी कारण से, क्यों? क्योंकि शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाता है, टैक्स हमारा बचता है, हमारे लिए फायदेमंद है। इसी वजह से जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उसमें हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ ना बोलो। यस हाँ सर। सर। इसको नोट करके लिखवा दूंगा अच्छे से, लिख हाँ लोगे? सर, लिखवा लिखो कि लिखवा हाँ, लो? लिखवा दीजिए सर। लिखो, इसको लिखो, अच्छे से लिखो, लिखो लिखो लिखो। Declining balance method is a universal method. Declining balance method is a universal method. Declining balance method is a universal method, and it is adopted by industry worldwide. And it is adopted लिख लो, चूजन लिख लो, कुछ भी लिख लो यार। इंग्लिश का ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इंग्लिश इज जस्ट ए मीडिया ऑफ कम्युनिकेट, उससे ज्यादा कुछ मायने नहीं रखती इंग्लिश। ठीक है? ठीक है, धैर्य धैर्य कुछ बोल ही नहीं रहा। धैर्य की खबर की बात करी मैंने, आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों को? आ रही है सर। आ रही है सर। तो सर सब जगह इंग्लिश ही चलती है ना। मैंने बोला तो, इट इज जस्ट ए मीडिया टू कम्युनिकेट। सर ये भी तो आप इंग्लिश में बोल रहे हो ना। सही है। देखो इंग्लिश है, हिंदी है, ये अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने की मात्र एक साधन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सही बात है कि नहीं? हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, जब घर में कोई इंग्लिश में बोलता है क्या?
कुत्ते बिल्ली इंग्लिश जानते हैं क्या? कितना प्यार करते हैं कुत्ते बिल्ली अपन लोगों से, सर वो जानते तो हो? हिंदी भी नहीं जानते ना। कभी मेरे को मतलब कम्युनिकेट करने का एक माध्यम होना चाहिए, कोई भी भाषा हो सकती है, ये कहना चाह रहा हूँ। सही बात है। यस हाँ सर। सर। हाँ चलो ठीक। तो मैंने क्या बताया, कहाँ तक बताया मैंने? इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये लिखा है ना? इट यस इज सर। एडोप्टेड बाय एडोप्टेड बाय वर्ल्ड वाइज। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, वाइड वाइड, हाँ WID, वर्ल्ड वाइड। मैंने पेन निकाल दिया अपना। वर्ल्ड वाइड, दिस वन, वर्ल्ड वाइड, दिस वन। लिखो फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो। द ब्यूटी ऑफ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, the beauty of declining balance method, the beauty of declining balance method lies inside the depreciation calculation, in the lies inside the depreciation calculation, lies inside the depreciation calculation, comma as the depreciation value initially, the depreciation value calculated initially, the depreciation value calculated initially, the depreciation value calculated initially is high, that's why we can save more tax initially, that's why we can save more tax initially, more tax initially as compared to other methods, as compared to other methods. ब्रैकेट में लिख लेना SLM, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन से लिखो, फुल स्टॉप लिखो, but for the whole plant life, but for the whole plant life, but for the whole plant life, we have to pay the same tax, 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 we have to pay the same tax. Either we use DBM or SLM, either we use DBM or SLM. Got it? हाँ सर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका टैक्स बेनिफिट क्या होगा, टैक्स या डेप्रिसिएशन बेनिफिट क्या होगा, ध्यान सुनना। अगर आपसे पूछता है कि आपको डेप्रिसिएशन बेनिफिट कराना है, डेप्रिसिएशन बेनिफिट कराना है, आपको बेनिफिट आपको कराना है, तो कौन सा मेथड यूज करोगे? डीबीएम यूज करोगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि डेप्रिसिएशन बेनिफिट आपको चाहिए लेकिन पूरी कंप्लीट लाइफ के लिए चाहिए, क्या चाहिए? कंप्लीट लाइफ के लिए आपको चाहिए, तो कोई भी मेथड यूज करो, चाहे डीबीएम यूज करो चाहे एसएलएम यूज करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। यानी कि कोई मतलब नहीं है, ध्यान सुनना, कोई भी मतलब नहीं है। अगर फॉर होल प्लांट लाइफ के लिए लिखो, फॉर होल, यहाँ पे लिखो स्टार बना के लिखो नेक्स्ट टाइम, फॉर होल प्लांट लाइफ, फॉर होल प्लांट लाइफ depreciation benefit is zero, depreciation benefit
इज 0। मतलब कोई भी मेथड यूज कर लो, अगर पूरी प्लांट की लाइफ के लिए कैलकुलेशन करोगे तो आपको पूरा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन लाइफ इज 0। यहाँ एक डब्बे में लिखो, इस डब्बे के अंदर लिखो, डब्बा बना के लिखो, बना के लिखो, देखो इन डीवीएम, इन डीवीएम, डब्बे के अंदर लिखो इन डीवीएम, इन डीवीएम, इन डीवीएम we paid less tax during earlier, less tax during earlier and more tax later, more tax later. And in SLM same tax has been paid each year. Got it? हाँ सर। अच्छा तो सब क्लियर हुआ नहीं हुआ? मेथड यूज करने का। अच्छा तुम गवर्नमेंट को क्या पगला समझते हो? धैर्य का क्वेश्चन है, इस तरह एक काम करते हैं, जैसे प्लांट की लाइफ 8 साल है, धैर्य अपना क्वेश्चन बताना, ये क्वेश्चन है प्लांट की लाइफ 8 साल है, तो शुरू के 3-4 साल डीवीएम यूज कर लो और बाद के 3-4 साल क्या कर लो, एसएल यूज करो। धैर्य यही बोलना चाह रहे हो ना? हाँ ना बोलो, चैट में डालो। यस ठीक है। अच्छा बताओ, ध्यान सुनना, शुरू के साल आपने डीबीएम यूज किया, बाकी 4 साल एसएल यूज किया, क्या सबके D1 का सम जो डी है डेप्रिसिएशन, उनका सम एफसीआई के बराबर हो पाएगा क्या? यस और नो बोलो, हो पाएगा क्या? नहीं ना। और जब सबका सम एफसीआई के बराबर हो नहीं रहा तो क्या मेथड सही है क्या? ये नहीं ना। मतलब ध्यान सुनना, आपका इक्विपमेंट है 50 लाख का, आपने क्या काम किया, आपने शुरू में 4 साल डीवीएम यूज कर लिया, 4 साल एसएल यूज कर लिया और आपने उसकी कॉस्ट बना दी 80 लाख, तो गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी क्या? बोलो मैम। नहीं नहीं ना? सर, तो नहीं सर। इसलिए हमारा एक डिसिप्लिन में होता है, मतलब एक मेथड है कि शुरू से जो मेथड आप पकड़ लो कि आखिर तक वही मेथड लेके चलो, चाहे एसएलएम ले लो चाहे डीवीएम ले लो, मतलब बीच में चेंज नहीं कर सकते। ये आपकी चॉइस है कौन सा आप यूज करोगे। तो इसीलिए इंडस्ट्री में कौन सा यूज होता है, एई में, उसमें कौन सा यूज होता है जनरली, डीवीएम यूज करते हैं। तो स्कैम करने का तरीका, ठीक है, ये तो स्कैम करने का तरीका है, ऐसा थोड़ी होता है स्कैम भाई, ये सारे उसमें जाते हैं, कंपनी की लेजर में होता है, ऐसा थोड़ी होता है। इसके तरीके दूसरे होते हैं, बताऊंगा क्या होते हैं, जब इंडस्ट्री खोलोगे तब बताऊंगा, ठीक है दे रहे अभी बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट लिखो, ये हो गया ना, इसमें आयुष क्वेश्चन क्लियर हुआ, ऑल क्लियर? कोई भी डाउट है? मुझे लगता कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ सीख लिया है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्या कारण है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी आप लोग बोलो। हितेश, यस सर। गौरव, गौरव, यस सर। आयुष, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? क्वेश्चन क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से, 0 to हाई? यस सर। Yes, sir. भाविक, Yes, sir. शक्ति, यस सर। स्मिथ, ठीक है, आयुष क्लियर है ना? Sir, सब clear. ठीक है डन। मैम हाँ सर, क्लियर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कहीं पे। अगर कोई आपसे पूछता है कि डीएमएम क्यों यूज करोगे, तो ज्ञान दे सकते हो ना उसको अच्छे से। हाँ सर। डन। नेक्स्ट हेड लो, कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे तुम लोगों से किसी का बर्थडे नहीं आ रहा क्या? नहीं सर।
मेरा तो नहीं आ रहा है। तुम लोगों को बर्थडे आता नहीं क्या कभी यार? जब भी बात करो बर्थडे आता नहीं किसी का तुम बताओ। मई में आता है सर। मई तुम्हारा में। मई में आता है, अच्छा हाँ। बाकी मेरा अप्रैल में है सर। कब है कौन बोल दोबारा बोलो, कब है तुम्हारा बर्थडे? अप्रैल में सर। हाँ आयुष कौन से अप्रैल में है? हाँ 19 सर। अरे बहुत दूर है। अच्छा और किसी का है मार्च अप्रैल में है किसी का? होगा तो। मेरा है सर अक्षय हाँ बोलो। 5 अप्रैल। अरे वाह पार्टी का जुगाड़ हो गया, अक्षय की पार्टी है। ठीक है और किसी का अप्रैल में है बर्थडे? किसी का नहीं है। नो सर, गौरव तुम्हारा कब है बर्थडे? मेरा जुलाई में है 7th। अच्छा 7 जुलाई। नहीं नहीं 18th जुलाई, 18th। जुलाई में बहुत बर्थडे आते हैं। चलो कोई बात नहीं, पार्टी लेंगे। अक्षय की तरफ से पार्टी डन। अक्षय पार्टी डन ना? सब पैसे ट्रांसफर कर देना, मैं ऑर्डर कर दूंगा सर। मुझे बोला तुम उल्टा बोलोगे सर मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा आप ऑर्डर कर लेना, यार तुम तो धोखा दे दिए भाई। पार्टी वाला करेगा ना पैसे ट्रांसफर। मैं तो फोन नंबर देने जा रहा था, अब नहीं लिखूंगा। मैं तो यहाँ नंबर लिखने जा रहा था अपना, लेकिन अब नहीं लिखूंगा। अब तुमने धोखा दे दिया मुझे, दिल तोड़ दिया हमारा। क्या करें, है ना? मैं गलत बात कर दी ना? आपका आपका कौन सी तारीख? हाँ सर। हाँ, मेरा 15 अक्टूबर। 52 तो तब तो पार्टी बनती है। हाँ बिल्कुल बनती है यार, लेकिन जब हमारा बर्थडे था तब अपनी क्लासेस बंद थी, याद हो तुम्हें, है ना? ये रीजन था। पार्टी बनती है यार पक्का। अगर भगवान ने चाहे मिलेंगे ना, अभी अभी आना हुआ ना सेंटर पे तुम्हारे वडोदरा वाले, तो तुम लोग को बुला लूंगा मैं, एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे, 2 दिन पहले, ठीक है? सही रहेगा, आ जाओगे तुम लोग? हाँ सर आ जाएंगे। आप जरूर आओ, सर, यस। है ना? आप तो कभी तो आओ। हाँ अरे तो यार अभी तो क्लासेस ऑनलाइन चली ना, मेरा टाइम का रहता है, तो कभी टाइम निकाल के मैं आया ना तो 2-3 दिन पहले सर को इन्फॉर्म कर दूंगा, सर आपको बता देंगे, तो आप लोग आ जाना, ठीक है ना? मॉर्निंग से लेके जब तक तुम कंफर्टेबल हो दोपहर शाम तक, तब तक साथ में रहेंगे, फिर चलते हैं, ठीक है ना? निकल जाना, क्योंकि वहाँ अगर ठिकाना है तो रुक जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ सर। देखो तो हेडिंग डालो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ये होता है ना कंपाउंड का मतलब, ऐड करना। हाँ हाँ सर। कहते हैं ना कंपाउंडिंग कर दो, जोड़ दो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, ध्यान सुनो, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब कि पहले क्या था, जो इंटरेस्ट लग रहा था वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा था, लेकिन इस केस में जो आपको ब्याज देना पड़ेगा वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन पे भी देना पड़ेगा, और जो उस पे ब्याज लगा उस पे भी देना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। तो इसमें एक लाइन लिखो, पहले लिखो एक लाइन लिखो, बहुत अच्छी पहले लाइन लिखो, लिखो पहले तो ये लिखो, कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, ये लिखो पहले तो, फिर और कुछ लिखूंगा, ये लिखूंगा। देखो it is almost universally accepted, yes or no, देखो it is almost universally, it is almost universally, it is almost universally used in business transaction, it is almost used in business transaction। सर बिजनेस के बाद में क्या बोला सर? ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नहीं होती, स्पेलिंग बताओ हाँ क्या? सर। हाँ सर। नहीं सर। RANSACTI, ट्रांजेक्शन। अब ठीक, हाँ सर। जितनी बिजनेस में सभी यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं, तो देखो अभी तो देखो सब लोग ध्यान से देखते जाना, बिल्कुल एकदम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ये तो देखो यहाँ पे टाइम पीरियड है, अभी लिखना मत, समझना, टाइम पीरियड है, पीरियड हो गया। यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा, कितने का आपने पैसा दिया है प्रिंसिपल, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ गया, किस रेट पे आपने दिया है, वो कितना आप पे करोगे, कंपाउंड इंट अमाउंट यहाँ पे आएगा, कंपाउंड अमाउंट एट द एंड ऑफ पीरियड। इससे आसान कुछ नहीं होगा, तुम्हें मजा आ जाएगा पढ़ के कि फार्मूला कैसे आता है, फार्मूला सिखा दूंगा तुम्हें बनाना। देखो इनिशियली ध्यान सुनना, इनिशियली आपने पहले साल के लिए, ध्यान सुन लेना, पहले साल के लिए आपने किसी से पैसा लिया पी अमाउंट, उस पे इंटरेस्ट रेट मान लो उसका आई है, तो इंटरेस्ट कितना बैठेगा, पी इंटू आई, यस और नो बोलो।
हाँ सर। है ना। लेकिन अब आप उसको कितना पे करोगे, आप उसको पे करोगे एस इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस जितना उस पर इंटरेस्ट लगा, कितना पे किया, एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई। गोट इट आयुष, गौरव। हाँ सर। ठीक। अगले साल के लिए, अगले साल के लिए सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर की मेरा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा प्रिंसिपल क्या बन गया, ये बन गया पी वन प्लस आई बन गया। कोई दिक्कत इसमें, नो सर। है ना। अब आपको इंटरेस्ट किस पे करना पड़ेगा, पी पे करोगे कि इस पे करना पड़ेगा आपको, इस वाले पे ना। हाँ सर, हाँ, पी कितना वन करोगे, प्लस पी आई। वन प्लस आई। इंटरेस्ट रेट कितना है आपका, इनटू आई। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। नो सर। अब एक साल बाद कितना पैसा पे करोगे आप, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, इतना, इंटरेस्ट कितना लगा, इतना, यानी कितना पे करोगे, देखो ध्यान से देखो, पी वन प्लस आई तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्लस इंटरेस्ट कितना आया मेरा, पी वन प्लस आई इंटू आई। यही आया कि नहीं आया। हाँ सर। इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई को कॉमन लिया, और इधर भी वन प्लस आई बचा, बचा कि बचा, यहाँ से वन यहाँ से आई, तो अल्टीमेटली लिख सकता हूँ एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। ठीक है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट ईयर के लिए करता हूँ, ऐसे ही मैं नेक्स्ट ईयर के लिए करता हूँ। तो नेक्स्ट ईयर के लिए थर्ड ईयर के लिए करते हैं, थर्ड ईयर के लिए करते हैं। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बना आपका, पी वन प्लस आई का होल स्क्वायर। इंटरेस्ट कितना पे करोगे, पी वन प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू इंटरेस्ट रेट। तो आपको सम कितना देना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, पी वन प्लस आई का होल स्क्वायर, और आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, आपने इंटरेस्ट कितना पे किया बोलो, पी वन प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू आई, जो कि आपका एस इज इक्वल टू बन गया पी वन प्लस आई रेस टू पावर थ्री। गॉट इट। सही बोला हूं कि गलत। हाँ यस सर। अब सेम फार्मूले को हम एक्सटेंड करेंगे nth ईयर के लिए। तो देखो यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे थ्री है, बाकी सबको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर बोलो कि आपने एन ईयर के लिए आपने किसी को देना, एन ईयर के लिए आपने दिया, nth ईयर के लिए, तो अगर nth ईयर के लिए देंगे, ध्यान से समझते हैं ना, मैं समझा दूंगा आपको अच्छे से। तो मान लो एन ईयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई रेस टू पावर एन। उससे एक साल पहले उससे इंटरेस्ट क्या होगा, पी वन प्लस आई रेस टू पावर एन माइनस वन। इंटरेस्ट कितना पे करोगे आप, पी वन प्लस आई रेस टू पावर एन माइनस वन इंटू आई, और आपको सम कितना पे करना पड़ेगा, इतना पे करना। तो अल्टीमेटली जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आता है, एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई रेस टू पावर एन, तो वो यहां से आता है। अब तो फार्मूला समझ में आ गया, अब तो नहीं भूलोगे ना कभी। नहीं सर, नहीं भूलेंगे। आयुष क्लियर हुआ। हाँ सर। आप तो फार्मूला समझ में आ गया ना। देखो बिल्कुल बेसिक से मैंने जीरो से स्टार्ट किया इसमें, मैंने कुछ आगे नहीं किया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और आई थिंक इस साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट हो भी नहीं सकता कुछ। मैथ में भी इतना आसान नहीं पढ़ाते बच्चों को, मानते हो। यस सर। अब तो हाँ फार्मूला आ सर। गया ना, बिल्कुल जीरो से। चलो इस फार्मूले को जल्दी से लिखो, और ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखना। फिर आगे मैं जनरल फार्मूला लिखूंगा, बस फिर नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे। चलो जल्दी लिखो। क्लियरली विजिबल है आप लोगों को, जूम करूं। पूरा वर्ड सर जूम आउट करिए ना, वो ये तो ऊपर सही, वाला दिख नहीं। ये तो पूरा है ना एकदम। सर हाँ सर, हाँ बस। करो करो।
हो गया बच्चों? Yes, sir. हाँ सर होगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखो द टर्म 1 प्लस आई। ठीक है मैम, देखो चलो नेक्स्ट है, लिखना नोट करके नोट करके। देखो द टर्म देखो इधर देखो, इधर देखो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इधर देखो। अच्छा ये बताओ, जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट था उसमें क्या था? सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई एन था। अल्टीमेटली इधर देखो, प्रिंसिपल अमाउंट को फ्यूचर अमाउंट से जोड़ने वाली टर्म क्या है? ये वाली टर्म है। मान दो ये बात? तो यही कि जो कंपाउंड इफेक्ट आ रहा है वो इस टर्म की वजह से आ रहा है। हाँ ना बोलो? हाँ sir. रिपीट करें ना सर? मैंने बोला कि s इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू पावर n आ रहा है। तो अगर आप बात करें प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट से जो फ्यूचर अमाउंट आ रही है, कंपाउंड आ रही है, तो कंपाउंडिंग जो इफेक्ट आ रहा है वो सिर्फ इस टर्म की वजह से आ रहा है ना, कंपाउंड इफेक्ट। हाँ सर। ठीक है ना? तो इसे बस इतना, चलो पूरा लिखना बेकार है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिख लो, 1 प्लस आई रेज टू पावर n, द टर्म इज the term 1 plus I raised to power n is related to compounding effect, ये compounding इसी वजह से हो रही है, compounding effect। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर क्वेश्चन ये नहीं आ रहा, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आते नहीं, तुम लोगों में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सर हमेशा जो कैलकुलेशन होगी वो 1 साल पे होगी, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 होती है, 1 साल 2 साल 3 साल। आप में से किसी ने नहीं पूछा कि सर हो सकता कि मैं तो 6 महीने के लिए ब्याज पे पैसे लूं, हो सकता मैं 12 महीने के लिए लूं, 15 महीने के लिए लूं, 18 महीने के लिए लूं, 22 महीने के लिए लूं। क्यों दिमाग में नहीं आई बात? बोलो भाई। नहीं सर, नहीं। हाँ? लेकिन हो सकता ना, ये केस भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? हाँ सर बन सकता है। तो लिखो, ये वाला फार्मूला कब काम करेगा? जब ये एनुअल होगा तब, लेकिन मंथली के लिए क्या होगा? दूसरा होगा। लिखो जनरल फार्मूला, हेडिंग डालो जनरल फार्मूला। क्लियर? हाँ सर। जनरल फार्मूला का मतलब क्या होता है बताओ पहले। जनरल फार्मूला का मतलब क्या हुआ? मतलब वो फार्मूला जो कहीं भी यूज कर सकते हो। फार्मूला लिखो, S इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई M रेज टू पावर mn। लिखो वेयर R इज इक्वल टू, लिखो वेयर R इज इक्वल टू nominal interest rate based on annual period। nominal interest rate based on annual period। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन एनुअल पीरियड, मतलब कि एनुअल मतलब कि साल का जो इंटरेस्ट रेट है, 1 साल का, वो m इज इक्वल टू, लिखो m इज इक्वल टू क्या है? लिखो
लिखो आर इज इक्वल टू, लिखो एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरवल पर ईयर्स, number of intervals per year, number of intervals per year, number of intervals मतलब एक साल में कितने पीरियड होंगे। तो फर्स्ट केस लिखो, राइट डाउन द फर्स्ट केस। वॉइस इज क्लियर ना? यस सर। फर्स्ट केस लिखो बच्चों। फर्स्ट केस लिखो 6%, लिखो फर्स्ट पे 6% कंपाउंडेड एनुअली, 6% कंपाउंडेड एनुअली। सिक्स परसेंट कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो ध्यान से सुनना है, देखो सब लोग 6%, तो हमारा इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, आर इज इक्वल टू 6%। अब उसने बात क्या की है, एनुअली, मतलब कि क्या उसने महीने की साल में 2 हिस्से बांटो, क्या कुछ नहीं ना, एनुअली मतलब साल में एक ही बार ना, ये सुनो बोलो। हाँ सर। यानी कि एम की वैल्यू कितनी हुई, 1, करेक्ट है। अब सब लोग ध्यान से देखना, सेकंड केस लिखो 10% कंपाउंडेड मंथली, 10% कंपाउंडेड। ये क्वेश्चन के टाइप है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्वेश्चन के टाइप है, कंपाउंडेड मंथली। अब उसने बोला 10% कंपाउंडेड, 10%, यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 10%, और उसने ब्याज कब लग रहा है, हर महीने, तो एम की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 12। देख लो। थर्ड केस लिखो, ध्यान से देखना, थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सेकंड वाला लिखो, थर्ड वाला डिस्कस करूंगा, पहले सेकंड वाला लिखो। थर्ड केस लिखो 2% पर क्वार्टर, 2% पर क्वार्टर कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। अब इधर देखो सब लोग, इधर देखो ध्यान से, 2% पर क्वार्टर, यानी कि एक क्वार्टर में 2% लग रहा है, तो क्वार्टर मतलब 4 बार, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 into 4, यानी कि आर इज इक्वल टू कितने परसेंट आ गया, 8%। ये सुन लो। हाँ सर। और उसने बोला कंपाउंडेड एनुअली, साल में एक बार, तो एम की वैल्यू कितनी हो गई, 1। कोई दिक्कत इसमें? गौरव, नो सर। आयुष, No, sir. ठीक है ना। फोर्थ केस लिखो, फोर्थ वन लिखो 4% पर मंथ कंपाउंडेड, 4% पर मंथ कंपाउंडेड मंथली, 4% पर मंथ कंपाउंडेड मंथली। यानी कि ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान सुनना, आर की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणा 12, क्योंकि पर मंथ बोल दिया इधर, और कितना हो गया 48%, और उसने क्या बोला कंपाउंडेड मंथली, यानी कि एम की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो ये वाला जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है, ये वाला, इस फार्मूले से आपको अगर दिन का निकालना हो ना, दिन का भी निकलवा देंगे, समझे? हाँ सर। यस सर। हाँ, घंटे का निकालना, घंटे का निकल जाएगा, मिनट का निकलना, मिनट का निकल जाएगा, समझ में आ गई बात? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फार्मूला, तो जनरल फार्मूला जो है यूज होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो पूछ लो। और आज आपको क्वेश्चन करने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। कल की टाइमिंग इज 9:30 इन द मॉर्निंग, है ना? हाँ सर 9:30। तो कोई डाउट है तो उसमें पूछ लो भाई, कोई भी डाउट आ रहा हो। एक चलो एक केस, तुम एक केस हर कोई बंदा बनाएगा, 4 केस हो गए ना, 5वां केस बनाएगा मयंक एक केस बनाओ कोई भी रैंडमली, जल्दी। क्या सर? ये 4 केस मैंने करवाए ना, 4 केस, हाँ सर। 4 से मिलता जुलता कोई अलग 5वां केस बनाओ।
हर कोई हाँ, एक सर। बंदा हर कोई एक बंदा बनाएगा तो 1 जल्दी। मिनट सर। हाँ जल्दी से कौन स्टार्ट कर रहा है? पहले स्टार्ट करते हैं अक्षय, चलो स्टार्ट करते हैं। अक्षय बोलो। आयुष सर बोलो। आई एम सर राइटिंग। एक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है क्या कुछ? नहीं कुछ नहीं। हेलो सर। हाँ बोलो 10% for half annual compounded month रुको दोबारा बोलो, आराम से बोलो 10% for half annual compounded दोबारा बोलो। 10% 10% for half annual 10% इसे बोलते हैं सेमी एनुअल। semi annual सेमी एनुअली कंपाउंडेड monthly कंपाउंडेड मंथली, ठीक है नहीं? यानी किसने बोला 10% सेमी एनुअल, मतलब कि हर 6 महीने में 10% है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 6 कितना हुआ? 2, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20%। और कंपाउंडेड मंथली यानी कि एम की वैल्यू कितनी होगी? गॉट इट गौरव? yes sir हाँ नेक्स्ट बोलो, कौन बोल रहा है? मयंक बोलो, फिर आयुष की बारी। आयुष सोच लो, मयंक बोलो। हाँ सर 1 मिनट सोच रहा हूँ। इतना क्या सोचते हैं यार? कोई और बताना चाहेगा? आयुष तुम बताओ। सर मैं भी सोच ही रहा हूँ। भाविक, धैर्य चैट में डालो। धैर्य तुम भी बोलो चैट। हाँ, बोलो। सर सर 6% पर क्वार्टर कंपाउंडेड एनुअली। बस ये तो मैं करवा दिया। 6% पर क्वार्टर कंपाउंडेड एनुअली, है ना? एनुअली यानी कि 6% पर क्वार्टर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6 गुणा 4 कितना आ गया? 24%। और एम की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एनुअली है तो एम की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और कोई बोलो। शक्ति, अरे दिमाग लगा के बोलो यार। चलो एक और बोलो, कोई भी बोलो। आयुष तुम बोलो। आयुष आई एम वेटिंग। नो आंसर। बना लोगे ना ऐसे केस? तो बना लोगे, नहीं बन पाएंगे ये बताओ, दिमाग में Yes, sir. है ना? हाँ सर Yes, हो sir. जाएगी। हाँ ठीक है, तो चलो आज के लिए इतने रखते हैं। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, नोट डाउन कर लेना, इन नोटबुक लिख लेना। फिर अपन लोग मिलेंगे कल 9:30। क्या? ठीक है 9:30 में अपन लोग मिलने वाले हैं, ठीक है ना? चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, है ना? ध्यान रखना आप लोग अपना। सर आज क्या करना है हमें? आज आपको जस्ट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड टेस्ट पे कोई क्वेश्चन है, ये डेप्रिसिएशन बेनिफिट पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि डीवीएम पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एसएलएम का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेना वो, हाँ ठीक है? किसमें कम टैक्स लगेगा, कौन सा लगेगा, सब कर लेना है वो, ठीक है? कल 9:30 में मिलना, 9:30 पे। और हाँ ग्रुप में बोल दो कि भाई ज्वाइन कर लो यार, बाकी लोग भी, क्योंकि 12-15 लोग हैं तो ज्वाइन कर लो, ठीक है ना? डाल देना ग्रुप पे, आप लोग कोई भी डाल देना, ठीक है? मैं सर आप ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर पूरा वो बुक के हिसाब से पढ़ा रहे हैं क्या? मतलब कौन सी बुक? वो हमको मिली है ना आगे। नहीं बुक का मुझे नहीं पता कुछ, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जैसे मुझे पढ़ाना है। यस सर वो भले मेरा अपना एक सीक्वेंस होता है पढ़ाने का। देखो सीधी सी बात है, कोचिंग का कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, बुक का कोई भी सीक्वेंस होता है। मेरा सीक्वेंस रहता है स्टार्ट विद 0 और डिफिकल्टी लेवल इनफाइनाइट जाना चाहिए। अरे सो जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया, इतना आसान से थोड़ा बुक से स्टार्ट होता है, मानते हो बात? नहीं इसलिए मैं सर बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक डायरेक्ट है? फॉर्मूला होता है। हाँ इसलिए ठीक है ना? तो मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। और ये मेरी गारंटी है, तुम जब कंप्लीट हो जाएगा डेली क्वेश्चन करते रहो, सब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है बच्चों? यस सर चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखना आप लोग अपना।